हेलो क्लास 11, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग थर्मोडायनेमिक्स को एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे। बेटा थर्मोडायनेमिक्स आपके फिजिक्स में भी है, बस वहाँ की फिजिक्स वहाँ की थर्मोडायनेमिक्स में यानी कि फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स में और हमारी यानी कि केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ कुछ जो चेंजेस हैं वो साइन कन्वेंशंस के ही हैं। हम जिसको नेगेटिव बोलेंगे वो उसको पॉजिटिव बोलेंगे, वो जिसको नेगेटिव बोलेंगे हम उसको पॉजिटिव बोलेंगे। बाकी कुछ कन्फ्यूज़न का नहीं है। आप यहाँ पर जो चीज़ें पढ़ेंगे वो आप फिजिक्स में भी रिपीट करेंगे या कर चुके होंगे, ठीक है। तो इतना कुछ मुश्किल नहीं है थर्मोडायनेमिक्स में, अगर आप इसको ज़रा समझते हुए चलेंगे तो इट्स क्वाइट ईजी। बेटा पिछले वीडियो में हमने वर्क डन को लेकर कुछ बात की थी कि वर्क डन क्या है, हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज उसी वर्क डन को हम आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन कंप्रेशन वर्क में रिलेट करके देखेंगे ताकि हम न्यूमेरिकल्स करने की पोजीशन में आ सकें। उससे पहले हम वर्क डन इलेक्ट्रिकल टर्म में ज़रूर देखेंगे कि वर्क डन को अगर हम इलेक्ट्रिकल वर्क डन के रूप में देखें तो क्या है। सो वी जस्ट टुडे डील विद इलेक्ट्रिकल वर्क डन। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल वर्क डन के बारे में, ठीक है। बेटा देखो वर्क डन का मतलब तो वही है कि हम कितना काम कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो कोई ऐसी रिएक्शन भी तो हो सकती है जो हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दे रही हो, या ऐसी भी कोई प्रोसेस हो सकती है जिसको हम सेल बैटरीज या किसी प्रकार की सेल या फिर किसी कंस्ट्रक्शंस में पढ़ते हों। तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम किसी बॉटल को हवा में घुमाकर बोले ये हमारा सिस्टम है। भाई सिस्टम कुछ भी है, वर्क वहाँ पर जो भी हो रहा है उसमें एक वर्क इलेक्ट्रिकल वर्क भी तो हो सकता है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो होता है बेटा वो होता है W इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, ठीक है। अभी बताती हूँ मैं आपको क्या होता है। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इनटू में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। ये किसी सेल के बारे में बात कर रहा है। सेल यानी जैसे आप अपने बैटरीज में देखते हो, आप अपने इन्वर्टर्स की बैटरी देखते हो, आप कार की बैटरीज देखते हो, आप अपनी घड़ी में जो छोटे बटन सेल्स देखते हो, वॉल क्लॉक्स में जो आप सेल्स देखते हो, रिमोट में जो आप सेल्स देखते हो, दोज आर द वर्किंग एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। इट मीन्स द पावर ऑफ द सेल, कि कितनी पावर है उसमें। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का मतलब होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का हम लॉस कर पाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन का गेन कर पाएंगे किसी भी प्रकार के अमाउंट को, यानी किसी अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होती है NF, ठीक है। और बेटा EMF को हम डिनोट करते हैं E0 से। NF ये है बेटा फैराडे कांस्टेंट। आप ये पढ़ेंगे आप अब जब हम अपने अगले चैप्टर में यानी कि चैप्टर 8 में आएंगे, रिडॉक्स रिएक्शंस में आएंगे, वहाँ हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं और डिटेल में हम वहाँ पर डील करेंगे। बट वहाँ पर इलेक्ट्रिकल वर्क डन का नाम नहीं होगा। तो आपको इलेक्ट्रिकल वर्क डन ये समझना है कि किस टर्म में हो रहा है। तो बेटा यहाँ से ये जो N है ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन। आप किसी रिएक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन का तो लॉस कर रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहे हैं ताकि आपको रिजल्ट में वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मिले। F stands for Faraday constant, Faraday's constant, ठीक है। बेटा इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है, कांस्टेंट है ना तो पर्टिकुलर वैल्यू है। इट्स वैल्यू इज 96500 कूलम, ठीक है। और बेटा E0 इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बेटा ये चीज़ें जो है हम अपने उसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है रॉड की पावर। रॉड समझ रहे हैं ना, मेटल रॉड, मेटल रॉड छड़ देखते हैं ना, मेटल की कोई एक ऐसी रॉड, उस रॉड की पावर। पावर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का वो गेन कर पा रही है, कितने इलेक्ट्रॉन का वो लॉस कर पा रही है, दैट इज कॉल्ड पावर। तो इलेक्ट्रॉन की लॉस और गेन से रॉड की जो पावर है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। डिटेल में हम इसको उसी चैप्टर में करने वाले। तो बेटा ये W के बराबर होता है, दिस इज योर W यानी कि वर्क डन एंड इलेक्ट्रिकल वर्क डन। आप इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में वर्क डन बोल सकते हैं। बेटा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में वर्क डन और भी होते हैं। W इज ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस डेल G0। अब बेटा ये डेल G0 क्या है? आपको जब मैंने बेसिक टर्म्स इन थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किए थे तो कुछ ऐसी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का डिस्कशन किया था जो स्टेट फंक्शन होती हैं,
ठीक है, या आप उनको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोल कर आ रहे थे। तो मैंने वहां पर एक गिब्स फ्री एनर्जी का नाम लिया था, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी बिकॉज इट अ स्टेट फंक्शन, दैट्स व्हाई वी डिनोट इट लाइक अ del G. This not denote that at normal conditions of temperature and pressure. आप इसको नॉर्मल यानी कि स्टैंडर्ड बोल सकते हो, ठीक है। तो W क्या है, इज इक्वल टू नेगेटिव del G. del G इज योर चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो W यानी कि वर्क डन हमारा गिब्स फ्री एनर्जी से भी रिलेट कर रहा है और वर्क डन हमारा इससे भी। अब बेटा जो NFE0 होता है, जो NFE0 है बेटा, इसकी वैल्यू क्या है देखो। तो del G जो है बेटा वो हमेशा N जो नेगेटिव है ना NFE0 के बराबर होता है, NFE0 के बराबर। आप इसको इलेक्ट्रिकल वर्क डन बोल सकते हो, W बोल सकते हो। तो हम इसको क्या बोलेंगे, देखो अभी हम रिलेट करते हुए चल रहे हैं, आप इसको यहां तक छोड़कर चलो, ठीक है। आपने इतना निकाल लिया, दिस वन इज योर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। लेकिन W जो है वो नेगेटिव del G के बराबर बोल रहा है, लेकिन del G किसके बराबर है, NFE0 के। तो W किसके बराबर हो गया, नेगेटिव NFE0 के बराबर, है ना। This is the electrical work done. This is the work in electrical quantity and EMF. ये वो वर्क है जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी और EMF के लिए आप इसको W के बराबर बोल सकते हो। लेकिन W है किसके बराबर एक्चुअल में, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी के। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को अगर रिलेट करते हो, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फर्स्ट को अगर रिलेट करते हो, तो del G की वैल्यू इसके बराबर होती है। सो W becomes minus NFE0 and this is our final work done in electrical terms. इलेक्ट्रिकल टर्म्स में ये हमारा वर्क डन है। आपको ये रिलेशन याद रखना है, आपको ये रिलेशन याद रखना है, और ये रिलेशन हमारे लिए डिराइव्ड है जब हम इस del G की डेरिवेशन करेंगे, जो इस चैप्टर में हमें लास्ट में देखने को मिलेगी। तब हम ये अच्छे से समझ पाएंगे कि ये कैसे आया। कुछ एक टर्म्स ऐसी हैं बेटा जो अभी आपको नहीं समझ में आ रही, लेकिन जैसे जैसे हम चैप्टर से गो थ्रू होंगे हमें वो टर्म्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। सो दैट इज द वर्क इन इलेक्ट्रिकल टर्म, ठीक है। इसको राइट डाउन कीजिए। चलिए बेटा अब हम देखते हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, ठीक है। and very important to derive or to calculate the numerical problems on work done. work done पे जो numerical problems होंगी वो इसी के कारण हमारी जो है solve होंगी। work done in isothermal reversible एक्सपेंशन ऑफ अ गैस। हमने यहां सिस्टम क्या लिया है, गैस। प्लीज चेक इट वेरी केयरफुली कि हम यहां पर सिस्टम क्या ले रहे हैं, गैस। मैं यहां सिस्टम स्टार्ट यानी अपने वर्क डन को स्टार्ट करने से पहले यहां सिस्टम के बारे में कुछ बात कर लूं। ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने जो है गैस फिल कर रखी है। लिसन वेरी वेरी केयरफुली, इस सिस्टम में गैस फिल है। इस सिस्टम के लिए मैंने एक पिस्टन अप्लाई किया, दिस इज अ पिस्टन, ये पिस्टन है, ठीक है। अब मुझे वर्क डन यहीं पर कैलकुलेट करना है, मतलब मैं इस सिस्टम पर इस पिस्टन के द्वारा ही वर्क डन कैलकुलेट करूंगी। आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में वर्क डन के दो रूपों के बारे में बताया था, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि हम किसी चीज़ को जब बहुत क्लोज करते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर तो हम उसको कंप्रेशन कहते हैं, और जब कोई अंदर वाली चीज़ यानी कि सिस्टम अपने आप को रिलीज कर लेता है बाय अप्लाइंग इंटरनल प्रेशर तो हम उसको एक्सपेंशन बोलते हैं। मैंने कुछ टर्म्स आपको कही थी कि यहाँ जो प्रेशर होता है वो P एक्सटर्नल होता है और जो हमारे सिस्टम का प्रेशर है वो P इंटरनल है, राइट। ये बात आपको समझ में आ गई। एंड दिस इज द वॉल्यूम V1, यानी हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द इनिशियल वॉल्यूम। अब अगर ये पिस्टन काम करना शुरू करे, पिस्टन किसी भी तरफ काम करना शुरू करे तो हमारे लिए वर्क डन जो है वो अब होना स्टार्ट होगा। अगर P एक्सटर्नल ज्यादा है P इंटरनल से,
ये मैं पहले बता चुकी हूं आपको। P एक्सटर्नल यानी कि P एक्सटर्नल ज्यादा है P इंटरनल से, तो पिस्टन कहां जाएगा? नीचे की तरफ आएगा ना, नीचे की तरफ। भाई बाहर से हम उसको प्रेशर लगाएंगे, हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ आएगा तो बेटा कंप्रेशन होगा। लेकिन हम पढ़ किसके लिए रहे हैं? एक्सपेंशन। तो अब हमें क्या देखना है? P इंटरनल को ज्यादा होना चाहिए। भाई एक्सपेंशन अगर किसी गैस का हो रहा है, कोई गैस अगर फैल रही है, अपने आप बढ़ रही है, ये एक्सपेंशन कब होता है? जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं इस गैस को यहां पर किसी बर्नर पे रख दूं, इसको मैं हीट प्रोवाइड करूं, तो जो इसका टेम्परेचर है, सॉरी इसका जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा। तो ये जो प्रेशर है ये बाहर की तरफ अपनी फोर्स लगाए, तो ये पिस्टन जो है ये अपवर्ड जाएगा, ना कि डाउनवर्ड, नीचे नहीं आएगा। अगर ये पिस्टन अपवर्ड जाता है तो बेटा जो नई वॉल्यूम है, क्योंकि वॉल्यूम एक्सपेंड होगी तो नई वॉल्यूम हमारी क्या हो जाएगी? V2। भाई इनिशियल वॉल्यूम V1 है, लेकिन हमारी गैस एक्सपेंड हो रही है। हमारी गैस एक्सपेंड हो रही है तो गैस का जो प्रेशर है, जो प्रेशर इंटरनल है, वो गैस का प्रेशर है, वो पिस्टन को कहां धकेल रहा है? बाहर की तरफ धकेल रहा है। यानी कि उस वक्त बाहर का प्रेशर क्या है? कम है। तो हमारी जो वॉल्यूम है, गैस की जो वॉल्यूम है वो भी एक्सपेंड होगी। कितनी एक्सपेंड होगी? वो V2 तक एक्सपेंड होगी। ये बात समझ में आ रही है? ये V2 और V1 क्या है? स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। मतलब हम इसको डेल V बोल सकते हैं। दिस इज स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। V2 माइनस V1 होता है डेल V। दिस इज DV यानी कि स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। कब हुआ ये स्मॉल चेंज? जब हमारा P इंटरनल से कम है, यानी कि P इंटरनल इज ग्रेट, यानी कि हमारे प्रेशर, गैस का प्रेशर क्या है? ज्यादा। तो हमारा जो आउटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हो गया कम और एक्सपेंशन हो गया स्टार्ट। इस बात को ध्यान में रखकर, जैसे आप लोगों ने सिरिंज देखे हैं, सिरिंज देखते हो ना, पिचकारी, सिरिंज छोड़ो, पिचकारी आप देखते हो, एक बार तो आप पानी को पुल करते हो, आप ऊपर की तरफ खींचते हो, पानी उसमें अपवर्ड, तो उस वक्त आप क्या करते हो? आप पानी को खींच रहे हो, यानी कि आपके अंदर का प्रेशर था, पिस्टन को बाहर निकालो। एक आप बाहर से प्रेशर लगाते हो, पानी बाहर चला जाता है। सपोज कि हम उस पिचकारी के आगे वाले होल को बंद कर दें और उस पिचकारी में पानी ना होकर अगर हमारा सिस्टम गैस हो जाए तो हम क्या करेंगे? हम बाहर से पिस्टन लगाएंगे तो गैस थोड़ी सी ही कंप्रेस होगी, क्योंकि निकलने की तो उसको जगह है नहीं, थोड़ी सी ही वो कंप्रेस हो पाएगी। अगर हम उसको खींचते हैं, और हमें वो थोड़ा सा, तुम लोग कभी ध्यान देना, गैस भी थोड़ा सा रिवर्स लगाती है कभी, तो वो रिवर्स जो लगा रही है वो एक्सपेंशन है, ठीक है? तो वहां कुछ काम तो हो रहा है ना, उस पिचकारी के उस पिस्टन पर कुछ वर्क तो हो रहा है, तो वो वर्क ही हमें यहाँ देखना है। बेटा हमने पीछे भी वीडियो में पढ़ा कि W होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, है ना? एक लिटिल डिस्प्लेसमेंट अगर कहीं पर प्रेजेंट है तो W हम उसको बोलते हैं। बेटा ये हमने पहली इक्वेशन को हमने इसको टर्म दिया था, ठीक है? लेकिन बेटा हमने फोर्स के लिए एक रिलेशन निकाला था कि जो प्रेशर होता है वो होता है फोर्स अपॉन में एरिया। ये बातें हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ रिपीट करते हैं। अगर हम यहाँ से रीअरेंज करके फोर्स निकालते हैं तो प्रेशर इनटू में एरिया, ठीक है बेटा? ये फोर्स की वैल्यू हमने निकाली थी। और बेटा हम इसकी वैल्यू को अगर हम इस वर्ड में वर्क डन में पुट करते हैं तो बेटा ये हमें क्या मिल रहा है? P इंटू में A इंटू में DL, ठीक है? ये सारी चीजें आप कर चुके हो, इसलिए ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बेटा हमने एक चीज और निकाली थी कि A इंटू में DL जो है बेटा वो स्मॉल dV होता है, यानी कि स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है? अगर ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है तो बेटा ये वैल्यू भी तो हम पुट कर सकते हैं, तो W क्या बन जाएगा बेटा? PdV, ठीक है? PdV बन जाएगा। यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छे से आपको ये बात क्लियर हो गई। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है, ये हम पहले डील कर चुके हैं। इफ वर्क डन इन एक्सपेंशन, अगर वर्क डन एक्सपेंशन में हो रहा है, देखो एक्सपेंशन में हो रहा है तो क्या होगा? PdV को मान के चलेंगे, एक्सपेंशन में हो रहा है तो क्या होगा? हमने एक्सपेंशन के लिए रिलेशन लिया था कि W इज इक्वल टू माइनस PdV। अब बेटा वर्क डन एक्सपेंशन में हो रहा है तो माइनस PdV क्यों लिया? क्योंकि हमारा जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कम है और इंटरनल प्रेशर क्या है? ज्यादा। अब बेटा जब हम dV की बात करते हैं, अगर हमारी वॉल्यूम, अगर हमारी V2 ज्यादा है और हमारी V1 कम है,
देखो dV कैलकुलेट कर रहे हैं या डेल V कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर V2 ज्यादा है V1 कम है तो जो dV की वैल्यू है वो बेटा कैसी होगी? पॉजिटिव। कैसी होगी? पॉजिटिव। अगर बेटा dV की वैल्यू V1 माइनस V2 है, यानी कि अगर V1 ज्यादा है V2 कम है, तो वो बेटा कैसी होगी? नेगेटिव। ये ध्यान रखना। ये किस केस में होगा बेटा? ये कंप्रेशन के केस में होगा। ये किस केस में होगा? ये बेटा एक्सपेंशन के केस में। अब इन वैल्यूज को यहां पर पुट करके देखते हैं। एक्सपेंशन के केस में मुझे ये वैल्यू मिली वॉल्यूम के लिए, तो मैं पॉजिटिव वैल्यू पुट करूंगी यहां पर प्लस। अगर मैं प्लस को माइनस से प्लस माइनस करवाऊंगी तो मुझे वैल्यू मिलेगी नेगेटिव। ये मल्टीप्लाई में है तो साइन कन्वेंशंस क्या देंगे? मुझे माइनस ही देंगे। बेटा आप इसको इक्वेशन नंबर 4 बोलेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कंप्रेशन के लिए नेगेटिव पुट करूंगी तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है? नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो देखो वर्क डन इन कंप्रेशन आपने पढ़ा, दैट इज पी डेल वी, यानी कि पी डी वी पॉजिटिव की फॉर्म में होता है। तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। अब बेटा इक्वेशन नंबर 4 मुझे मिल गई है। मैं इस इक्वेशन को क्या करूंगी? इंटीग्रेट इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 को इंटीग्रेट किया जाएगा। इंटीग्रेशन आपको पता है, दिस इज डिफरेंशिएशन एंड वी इंटीग्रेटेड। तो W क्या बेटा यहाँ पे थोड़ा सा क्लोजली करेंगे हम, क्योंकि हमें थोड़ा ज्यादा लिखना है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, जरा ध्यान दो बेटा, P प्रेशर जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंशिएशन किसके लिए टर्म दे रहा है? हमें V की टर्म में दे रहा है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन से पहले एक टर्म और कर लेते हैं हम। इससे पहले हम रुको एक चीज और कर लेते हैं ताकि आसानी रहे। एज्यूम दैट द गैस इज आइडियल। ठीक है, हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम दैट द गैस इज एन आइडियल, द गैस इज एन आइडियल गैस। आप कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल आराम से देख के चलेंगे। आप एज्यूम कीजिए कि जो गैस है वो आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस की इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है बेटा, हमें प्रेशर की वैल्यू चाहिए, तो हम यहां से प्रेशर निकालेंगे तो क्या मिल रहा है? nRT बाई वी। nRT बाई वी मिल रहा है ना? ये इक्वेशन नंबर 5 होगी। बेटा इस वैल्यू को क्या मैं इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर सकती हूँ? यस, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में ये वैल्यू मैंने पुट की तो मुझे क्या मिल रहा है बेटा? देखो इधर जरा ध्यान से, W इज इक्वल टू माइनस nRT बाई वी इंटू में dV। ठीक है ना, ये मुझे यहां से मिल गया। अब बेटा जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो कांस्टेंट ही रहने दी जाएंगी। इसको आप इक्वेशन नंबर 6 बोल सकते हो। अब बेटा इक्वेशन नंबर 6 को इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट इक्वेशन, इंटीग्रेशन लेंगे इसका हम इक्वेशन 6। इंटीग्रेशन हमने इक्वेशन 6 का लिया तो बेटा जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो हमारी बाहर रहेंगी, बाकी इंटीग्रेशन में हमारी वर्ड लिमिट में आ जाएंगी। बेटा nRT यानी कि माइनस nRT, ये तो हमारी कांस्टेंट वैल्यूज हैं। फिर बेटा हम लगाएंगे लिमिट V1 से V2 तक की लिमिट 1 बाई वी इंटू में dV। ठीक है बेटा, ये डिफरेंशिएशन टर्म है 1 बाई वी की रिस्पेक्ट में dV। अब बेटा ये इंटीग्रेट हमने कर दिया, दीज आर दी कांस्टेंट वैल्यूज, क्योंकि प्रेशर की टर्म्स को मैंने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। प्रेशर की जगह पर मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब अगर मैं इस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेटेड टर्म को देखती हूं तो दे बोथ कैन कैंसिल ईच अदर। तो इसकी जो वैल्यू मैं निकालूंगी, ये तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, इसकी जो वैल्यू मैं निकालूंगी उसके लिए मुझे नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा। सो W बिकम्स माइनस nRT ln V2 बाई V1, है ना? नेचुरल लॉग की टर्म में आ गया। आप इसको ध्यान से देखते चले, नेचुरल लॉग की टर्म में आ गया। अब नेचुरल लॉग से मुझे इसको लॉग की टर्म में कन्वर्ट करना है। सो W, देखो जब हम नेचुरल लॉग ई बेस की वैल्यू कन्वर्ट करते हैं, ई बेस की वैल्यू कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यू होती है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नेचुरल लॉग की वैल्यू जब हम कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 लॉग ई बेस होता है। ठीक है, ये जो वैल्यू है यही हम यहाँ पर लिखेंगे। ये बेटा कुछ एक आयोटा वगैरह की वैल्यू से होती हैं कि 1 आयोटा, 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा। ये मैथमेटिशियंस जो होते हैं उनको ज़्यादा बेटर पता होता है, बट यू जस्ट रिमाइंड दिस वैल्यू। माइनस माइनस यहाँ आ गया, इस नेचुरल लॉग की वैल्यू हो गई 2.303। ठीक है बेटा, फिर आ गया बेटा nRT, फिर आ गया बेटा log V2 बाई V1। सो दिस इज द फाइनल वर्क डन वी गेट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ये हमारा फाइनल वर्क डन है जो हमें वॉल्यूम की टर्म में मिला। तो अगर हम जब न्यूमेरिकल्स फेस करेंगे किसी भी प्रकार का वर्क डन के लिए, और वो भी कैसा होगा? रिवर्सिबल एक्सपेंशन में होगा, तो
तो हमारे लिए वर्क डन का ये रिलेशन हम फॉलो करेंगे, ठीक है। यानी कि हम डायरेक्टली इसके ऊपर बेसिस भी रह सकते हैं अगर हमें प्रेशर की टर्म में कुछ मिला है, लेकिन अगर हम उसको एक्सपेंशन टर्म में देख रहे हैं, रिवर्सिबल आइसोथर्म एक्सपेंशन टर्म में देख रहे हैं, तो वी जस्ट ओबे दिस इक्वेशन। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, यू जस्ट राइट फ्रॉम हियर, हम इससे नेक्स्ट अप्लाई करते हैं। अभी बेटा आपने वर्क डन निकाला, कैसे निकाला? -2.303 nRT log V2/V1, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 7 आपने वहां पर लिखी, अभी आप नोट डाउन कर रहे थे इसको। अगर बेटा इसी गैस पे, इसी सिस्टम पे मैं बॉयल्स लॉ लगा दूं, तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, पिछले चैप्टर में आपने किया हुआ है, बॉयल्स लॉ क्या कहता है? देखो, अगर किसी बच्चे को नहीं भी याद है तो आई जस्ट रिमाइंड दैट कि प्रेशर इज इनवर्सली टू वॉल्यूम, ये बॉयल्स लॉ का कहना था। अगर यहाँ वॉल्यूम की टर्म में काम चल रहा है और मुझे प्रेशर की टर्म में चाहिए, तो मेरे लिए वर्क डन क्या होगा? W becomes -2.303 nRT log P1/P2। अगर मुझे प्रेशर की टर्म में चाहिए तो मुझे इस रिलेशन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ प्रेशर इज इनवर्सली टू वॉल्यूम, ठीक है। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 8। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कि यहां पर ये चीजें हैं क्या, यू ऑल वर वेरी नोन। एन होते हैं बेटा नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम में कौन है? गैस है, वेरी गुड बेटा। आर की वैल्यू यहां पर आप देखिए, वर्क डन जो है वो वर्क डन क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क में क्या बोलते हैं, इसकी ऐसा यूनिट जूल में ले रहे थे ना, तो आर की वैल्यू यहां बदल गई। आर की वैल्यू यहां पर 8.13, आर की वैल्यू यहां पर 8.314 होगी, 314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है, ये चेंज हो गई। अब तक आप जब 5th चैप्टर में स्टेट्स ऑफ मैटर में आर रख रहे थे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के लिए, तो आप वहां वैल्यू प्रेशर को देखकर, वॉल्यूम को देखकर कर रहे थे, लेकिन यहां पर आप वैल्यू वर्क डन की यूनिट को देखकर करोगे। सो यू जस्ट राइट इन टर्म्स ऑफ जूल। टेम्परेचर जो होगा बेटा वो केल्विन में होगा, ठीक है, टेम्परेचर होता है, आप इसको ऐसे लिखेंगे, दिस इज अ टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ क्या, किसका टेम्परेचर? टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, और ये टेम्परेचर किस में होगा बेटा? केल्विन में, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नेगेटिव साइन किसको डिनोट कर रहा है? नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है? इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स क्या? इंडिकेट्स वर्क डन इन एक्सपेंशन। ये एक्सपेंशन को इंडिकेट कर रहा है। बेटा आप लोगों के लिए ये साइन कन्वेंशंस ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर साइन कन्वेंशंस गलत होते हैं तो हमारे पूरे क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस हैं। देखो फिर से आप ध्यान रखिए, अगर आपका एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर अगर काम करता है सिस्टम के ऊपर, यानी कि सराउंडिंग काम कर रहा है सिस्टम पे, तो वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव। मैं यहां पर लिख रही हूं, फिर भी आप ध्यान रखिए, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम क्या होता है? कंप्रेशन। तो बेटा वर्क डन कैसा रहेगा? पॉजिटिव। यू ऑलवेज रिमेंबर दैट, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। और अगर सिस्टम हमारे सराउंडिंग पर काम कर रहा है तो कैसा रहेगा? नेगेटिव। एक्सपेंशन को वर्क डन बाय द सिस्टम कहा जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव। अगर कंप्रेशन की बात करें तो वर्क डन ऑन द सिस्टम कहा जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव। बेटा साइन कन्वेंशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये डेरिवेशन अच्छे से आ गया होगा। चलिए एक दो न्यूमेरिकल हैं जो इनके ऊपर रिलेट है, हम उनको करके देखते हैं और हम इनकी वैल्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप इसको राइट डाउन कीजिए।